Session, we have with us Dr. Vishnu Gupta sir. He is a distinguished medical professional, currently holding the position of Chief Medical Officer, NFSG, in the CGHS wing, Department of Medicine, VMMC, Safdarjung Hospital, New Delhi, with prior experience as an assistant professor of medicine at RNT Medical College and MBGH Udaipur, Rajasthan. Dr. Gupta has a strong foundation in clinical teaching, patient care, and medical education. A recognized voice in the public health awareness, Sir has been an expert speaker on Akashwani FM Rainbow 102.6 live health show, Radio Doctor, and on Doordarshan's live health talk programs. His areas of expertise include internal medicine, preventive and lifestyle medicine, clinical mentorship, and public health awareness. Over to you, sir. थैंक यू। एक घंटे का रोलर कोस्टर है, तो बियर विद मी, क्योंकि जो 5 टॉपिक्स मुझे दिए हैं, गाउट, ओबेसिटी, एनएफएलडी, डिस्लिपिडेमिया एंड डायबिटीज़, इंडिविजुअली अगर एक एक टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक पे 1 घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में ये 5 टॉपिक करने हैं तो स्पीड भी होगी। अगर कहीं कुछ लगे तो आप पूछ भी सकते हैं। स्टार्टिंग विद द गाउट। गाउट इज इट्स ए इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। मतलब आप गाउट को हाइपर यूरेसीमिया और हाइपर यूरेसीमिया को गाउट के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जो गाउट है उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के साथ साथ एलिवेटेड सीरम यूरिक एसिड लेवल भी होना चाहिए, और इसकी वजह से जो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है उसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं ये पेनफुल एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एपिसोड हमारी बॉडी के अंदर प्रोवोक करते हैं। In the previous slide, I will come it again. First we saw the clinical features. There are 3 clinical features or a 3 stage, that is acute gout flare, chronic and asymptomatic stage. जो acute gout का जो क्लासिकल सिम्टम्स होता है वो होता है सडन ऑनसेट इंटेंस जॉइंट पेन विद रेडनेस, स्वेलिंग, और मोस्टली वो रात के टाइम पे होता है। दूसरी खासियत क्या है कि इसका जो जॉइंट होता है ये बड़ा स्पेसिफिक है। आप देखेंगे ये जॉइंट है, ये ग्रेट टो का मेटाटार्सल जो जॉइंट है ये है, मोस्टली इसी जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है, बाकी अदर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो पेन होता है बड़ा सीवियर होता है और जॉइंट टेंडर टू टच, जैसे आप उसको हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा बड़ी टेंडरनेस है जॉइंट के अंदर। जो ये फ्लेयर्स है एक्यूट गाउट का, ये स्पॉन्टेनियसली कई बार सबसाइड हो जाता है 102 वीक के अंदर, पर कई बार अगर सबसाइड नहीं होता है तो वी हैव टू गिव द मेडिकेशंस। फॉर क्रॉनिक गाउट, अगर एक्यूट गाउट को ढंग से मैनेज नहीं किया तो एक्यूट गाउट कैन कन्वर्ट टू द क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ऑन गोइंग जॉइंट इन्फ्लेमेशन है बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल्स, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, जो कि साइनोवियल जॉइंट ऑफ जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गया है, उसकी वजह से जॉइंट इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टॉफी। पेशेंट्स जो हैं परसिस्टेंटली साइनोवाइटिस और बोनी डिस्ट्रक्शन के शिकार होते रहते हैं। और थर्ड टाइप है ये एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल तो बढ़ा हुआ होता है लेकिन पेशेंट सिम्प्टोमेटिक नहीं होता। सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उसमें जॉइंट्स में टॉफी भी डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो पेशेंट में सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। नाउ कमिंग बैक टू दिस पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट। पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट की अगर हम बात करें तो जो टारगेट यूरिक एसिड लेवल होता है ये होता है 6.85 मिलीग्राम %। ये एक थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर जैसे ही हमारा यूरिक एसिड लेवल जाना शुरू करता है इट विल स्टार्ट सुपर सेचुरेटिंग। सुपर सेचुरेशन के बाद में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है विद इन द जॉइंट्स। अब ये उन जॉइंट्स में ज्यादा डिपॉजिट होता है जो जॉइंट्स पेरिफेरी की तरफ होते हैं, जो कोल्ड होते हैं, ठंडे जॉइंट्स, मतलब जो बॉडी से जितना दूर होंगे वो जॉइंट उतने ठंडे होते हैं।
साथ ही साथ उनका पीएच, जो अगर आप एसिडिक पीएच है, इंट्रा आर्टिकुलर डिहाइड्रेशन है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और नॉन जो प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं, ये सब मिलके क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिसिपिटेट करते हैं। जो रिस्क फैक्टर है गाउट के, वो मोस्टली वही हैं जो आज हम जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे: ओबेसिटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जीन्स, सर्टेन मेडिकेशंस और कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। तीन चीजें मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा। मेडिकेशंस जो हैं गाउट को प्रिसिपिटेट करती हैं। डाययूरेटिक्स, वी फ्रिक्वेंटली यूज द डाययूरेटिक इन द पेशेंट्स। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, अचानक से वो गाउट में चले जाते हैं। तो ऐसे ड्रग्स हमें पता होने चाहिए जिसकी वजह से गाउट प्रिसिपिटेट होता है। लो डोज एस्प्रिन, ये भी एक रीजन होता है किसी के गाउट को फ्लेयर अप होने का। डाइट, दूसरा फैक्टर है डाइट। डाइट में स्पेशली जो सी फूड्स होते हैं, जितने भी सी फूड्स होते हैं, ये सब हाई प्यूरिन कंटेंट वाले फूड्स होते हैं, और जितना ज्यादा प्यूरिन कंटेंट होगा वो यूरिक एसिड उतना ही बनाएगा, और यूरिक एसिड जितना हमारी बॉडी में बनेगा, अगर वो एक्सक्रीट हो गया बाय किडनी तो अच्छी बात है, अगर एक्सक्रीट नहीं होगा तो हमारे सीरम के अंदर यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो सुपर सैचुरेशन होगा और अगेन क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और एक है एल्कोहल, स्पेशली बियर। इट्स अगेन ए वेरी प्रोमिनेंट कॉज ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ गाउट। गाउट के पेशेंट्स होते हैं, वेल मेंटेन चल रहे हैं, क्रॉनिक गाउट चल रहा है, 4-5 बियर लगाई, शाम को आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये हो गया, पैर एकदम से सूजन आ गई। तो दिस बियर एंड द सी फूड्स, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी गाउट का पेशेंट आता है तो ये चीजें उसको अवॉइड करने के लिए स्पेशली बोलना है। ट्रिगर्स क्या होते हैं भाई? क्रॉनिक गाउट है, स्टेबलाइज हो गया, अब एकदम से ट्रिगर क्या हुआ? अभी मैंने दो चीज आपको बता दी, एक तो एल्कोहल स्पेशली बियर, प्यूरिन रिच फूड। इसके अलावा जैसे लोकल ट्रॉमा हो गया, जॉइंट में ऑलरेडी गाउट डिपोजिशन है, गाउटी क्रिस्टल्स का डिपोजिशन है, उसमें कोई लोकल ट्रॉमा हो गया तो अचानक से फ्लेयर अप हो जाता है। डाययूरेटिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे पेशेंट कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी के एजेंट पे है, जब कीमोथेरेपी के एजेंट पे पेशेंट होता है तो क्या होता है कि उसकी सेल डेस्ट्रॉयड होती है। तो जब भी सेल डेस्ट्रॉयड होती है, क्योंकि सेल के अंदर है आपका डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए जब भी मेटाबोलाइज होगा वो प्यूरिन प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब भी हाई कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जब भी हम उनको एंटी कैंसर मेडिकेशंस देते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसको यूरिक एसिड को प्रिवेंट करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन हम जरूर दें। Now coming through the diagnosis, diagnosis is simple, very much simple. Clinical diagnosis is best. अगर आपके पास कोई सडन ऑनसेट सीवियर पेन इन सिंगल जॉइंट, स्पेशली इन द ग्रेटर ऑफ लेग, अगर आता है, जॉइंट रेड है, स्वेलन है और एक्सट्रीमली टेंडर है, तो आप काफी हद तक सोच सकते हो कि पेशेंट को गाउट का अटैक हुआ है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या होता है कि पेशेंट का जो इन्फ्लेम्ड जॉइंट है उसमें से हम एस्पिरेट करते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड जो निकलता है, उस साइनोवियल फ्लूइड्स की हम क्रिस्टल एनालिसिस करते हैं, और उसके अंदर निडल शेप्ड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हमें दिख जाते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोपी में भी दिख जाते हैं। सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को गाउट का अटैक आया, तो ये जरूरी नहीं है कि जब पेशेंट को गाउट का अटैक आया तो उस वक्त उसका सीरम यूरिक एसिड लेवल ज्यादा ही होगा। उसका रीजन क्या होता है कि जो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, जैसे इंटरन्यूक्लियल 6, ये क्या करते हैं कि एंटी यूरिक एसिड का इफेक्ट डालते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर अगर सपोज करो कि क्रिस्टल्स जमा हो गए जॉइंट्स के अंदर और उन्होंने इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स डेवलप कर चुका है, आपका इंटरल्यूकिन लेवल बढ़ चुका है, तो उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड लेवल आपका डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो कई बार होता है कि पेशेंट गाउट का आता है, हम पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड तो बिल्कुल ठीक है, मेरा गाउट कैसे हो गया? तो ये उसका एक रीजन होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ये उल्टा चलते हैं, यूरिक एसिड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बट प्रिसिपिटेट करते हैं गाउट के अटैक को। थर्ड, इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, एक्सरे करके देख लेंगे आप, स्क्लेरोटिक मार्जिन मिल जाती है,
मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें डबल कंटूर मिलता है, क्रिस्टल्स दिख जाते हैं। सिटी स्कैन करते हैं, ड्यूल एनर्जी सिटी स्कैन, उसके अंदर भी क्या होता है, एक कंटूर साइन मिलता है जिसमें आपको टॉफिक क्रिस्टल्स आपको दिख जाते हैं। बोनी मार्जिन होती है जॉइंट की, वो इरोड हो जाती है, स्क्लेरोटिक हो जाती हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? प्राइमरी एक्यूट अटैक अगर गाउट का है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दैट इज एनसेड्स। एनसेड्स में वी लाइक टू प्रेफर इंडोमेथासिन, सबसे ज्यादा प्रेफर होता है। उसके बाद में नेप्रोक्सेन है, आइबुजेसिक है। ये जब देंगे जब पेशेंट को और कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है। अगर मान लो पेशेंट सीकेडी का है, गाउट का प्रेसिपिटेशन हो गया, तो उन पेशेंट्स को इस तरह के मेडिकेशंस नहीं दिए जाते। कोल्चिसिन आजकल बड़ा मुश्किल से मिलता है, पर अगर मिलता है तो वो अर्ली फ्लेयर में यूजफुल होता है। यूजुअली 1.2 मिलीग्राम इनिशियली हम देते हैं। एट द एंड ऑफ 1 आवर और 2 आवर वी कैन गिव एडिशनल डोज ऑफ 0.6 मिलीग्राम ऑल्सो। There is no renal friendly NSAIDs except Ultrasat, जो tramadol, that is. But the anti-inflammatory property of tramadol is very much low. It's a strong painkiller, but anti-inflammatory property is low. So in that case, we can use the glucocorticoid, that is the steroids. Steroid अगर सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो आप उसको इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ओरल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। और अगर मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है उसके, तो आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड कैन बी यूज्ड। नाउ सेकंड थिंग, हाउ टू लोअर द यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी। तो दो ड्रग्स हैं और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो लेस देन 5 to 6 मिलीग्राम % होना चाहिए। प्रिसिपिटेशन होता है मोर देन 8.5 से, हमें उससे नीचे लेके आना है। तो एलोप्यूरिनोल एंड फेबुक्सिस्टेट, these are the two drugs which are commonly used. We commonly prescribe the allopurinol, but be aware there is severe cutaneous adverse reaction with this allopurinol. So अगर आपके पास resources available है तो you can go for this HLA-B 5801 testing. अगर resources available नहीं है then you start with the low dose 50 मिलीग्राम, उसके बाद में टाइट्रेट करते चले जाएं। अगर रेस्पॉन्स, अगर पेशेंट को अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इट मींस यू कैन सेफली यूज। एंड वन थिंग, एलोप्यूरिनोल इज यूजुअली अवॉइडेड इन सीकेडी पेशेंट्स आल्सो। एंड अदर वन इज फेबुक्सिस्टेट। इट इज आल्सो अगेन ए यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट। इट इज इजीली यूज्ड इन सीकेडी पेशेंट्स आल्सो। एंड टारगेट ऑफ बोथ दीज ड्रग्स इज टू रिड्यूस सीरम यूरिक एसिड लेवल बिलो 5। अब क्या होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, कभी भी एक्यूट फ्लेयर जब होता है, उस वक्त यूरिकोसूरिक एजेंट यूजुअली स्टार्ट नहीं करने चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, पेशेंट आया, एक एनसेड लिख दिया, साथ में यूरिकोसूरिक एजेंट या एलोप्यूरिनोल या फेबुक्सिस्टेट भी साथ में लिख दिया। यूजुअली हमें ऐसा करना अवॉइड करना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि ये ड्रग्स जैसे ही यूरिक एसिड लेवल को कम करना शुरू करते हैं, तो जो आपके क्रिस्टल्स हैं, मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स है जो साइनोवियल जॉइंट्स में अटैच्ड हैं, ये क्या होता है, जैसे ही जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका यूरिक एसिड लेवल रिड्यूस होता है, तो जो सुपर सैचुरेटेड है जो फ्लूइड, वो धीरे धीरे सैचुरेट और अंडर सैचुरेट होना शुरू कर देता है। तो क्रिस्टल्स जो है साइनोवियल जो टिश्यू के साथ अटैच्ड हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। और जब वो रिलीज होते हैं, देन दे प्रिसिपिटेट अ फ्रेश अटैक ऑफ गाउट। सो यू शुड अवॉइड at least for 1 month यूरिकोसूरिक एजेंट्स। वी कैन स्टार्ट विद द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देखें 1-2 वीक पेशेंट का रेस्पॉन्स कैसा है। पेशेंट का रेस्पॉन्स अच्छा है, यूरिक एसिड लेवल देखें, अगर बढ़ा हुआ है तो नो नीड टू घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यू कैन ऐड आफ्टर सेकंड विजिट और थर्ड विजिट, यू कैन ऐड दीज मेडिकेशंस आल्सो। Prophylaxis is usually continued for 3 to 6 months and until the patient is normuric and free of the attacks. One more thing I want to highlight, अक्सर क्या होता है कि पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, पूछता है डॉक्टर साहब क्या नहीं खाऊं। सबसे पहली चीज हम क्या मना करते हैं, दालें मत खाओ, मोटी दालें, जितनी भी दालें होती हैं सारी मना कर दी जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स उसको मना कर दी जाती हैं। दिस इज ए वेरी कॉमन मिथ, और ये मिथ है, इसको हमें तोड़ना है। जितनी भी दालें होती हैं, जितना भी मोटा अनाज होता है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, इसमें यूरिक एसिड का कंटेंट इतना लो होता है कि वो आपके जो सीरम में जो कंट्रीब्यूशन है उसका बहुत ही मिनिमल इफेक्ट करता है। आप ये कह सकते हैं कि आप दालें खाइए, शुरुआत में दालों को उबालिए, पानी में उबालिए, जो इनिशियल जो पानी होता है उसको फेंक दीजिए, देन यू कैन कंज्यूम दैट दाल आल्सो।
हमें मना क्या करना है? सी फूड मना करना है, अल्कोहल बियर मना करनी है, शुगरी ड्रिंक्स मना करना है, कोल्ड ड्रिंक्स मना करना है, ये चीजें मना करनी है। उसकी ड्रग देखना है कि ड्रग में क्या क्या ले रहा है। अगर कोई ऐसा ड्रग है जिससे यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो हमें वो चीज मना करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिक एसिड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस गाउट यू कैन आस्क। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये बेसिकली हर चीज का एक प्रिकर्सर होता है। जितने भी प्रिकर्सर्स होते हैं जो कार्ब कंटेंट होता है, दे इंटरचेंज। इंटरचेंज मीन्स कार्ब से आपका ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोजन का वापस से जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एटीपी रिलीज होते हैं, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं दे विल प्रिसिपिटेट। ऑल्दो देयर इज नो डायरेक्ट लिंक कि आपको हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं कहना है, बट शुगरी ड्रिंक्स, जो स्पेशली मेरे ख्याल से आपने पूछा शुगरी ड्रिंक्स के हिसाब से, वो रीजन उसका यही होता है कि जो शुगरी ड्रिंक्स होता है उसका जो बेस होता है, बेस के अंदर जो कंटेंट होता है दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी substances, so we should avoid these things also. Pardon? Purine rich food, how harmful? Yeah, no, they are purine rich foods are very much harmful because उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसका तो एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड ही है, दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। बट जो हाई कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते। यस, रेड मीट इज अगेन ए हाई प्यूरिन कंटेंट, बट अगर सी फूड की बात करेंगे तो सी फूड में ज्यादा होता है, रेड मीट में कंपेरेटिवली कम होता है। ऑल द नॉन वेजिटेरियन फूड्स उन सब के अंदर यूरिक एसिड कंटेंट या कहें कि प्यूरिन कंटेंट हाई होता है। हम क्या करते हैं कि बेसिकली पेशेंट जो आता है हमारे पास उसके हम दालें और ये सब चीजें बंद करा देते हैं। हमें बंद क्या कराना है? हमें एनिमल फूड बंद कराना है पेशेंट्स। देखिए दीज आर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना, अपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कोई क्या क्या कहता है, कोई क्या कहता है। जैसे मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं कभी भी पेशेंट के दालें बना बंद नहीं करता, नेवर। मैं तो उसको ये भी नहीं कहता कि आपको उसको धोके उसका पानी फेंक के यूज को करना है, और कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि पेशेंट को ये यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम हुई। दिस इज द प्रिवेंशन टू रिड्यूस द यूरिक एसिड। नाउ दिस आपका जो रेड मीट है ये यहाँ पे आ गया। तो रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ द प्यूरिन रिच फूड, रेड मीट एंड शेलफिश, बियर, वेट लॉस एंड एक्सरसाइज एंड इंक्रीज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है किडनी के थ्रू है। अगर आपका एक्सक्रीशन अच्छा प्रॉपर नहीं होगा तो क्रिस्टल्स बनेंगे, वो किडनी में भी डिपॉजिट होंगे, जॉइंट के अंदर भी डिहाइड्रेशन होगा, और वो ओवरऑल अपनी बॉडी, आपकी बॉडी को हार्म करेगा। रेड मीट में मैक्सिमम होता है, ऑल एनिमल फूड जितने भी होंगे उन सब के अंदर प्यूरिन होगा ही होगा। पर अगर हम कंपेरेटिवली एनालिसिस करें तो सी फूड्स के अंदर भी अगर हम बात करें, शेल फिश उसमें ज्यादा होगा, फिश में थोड़ा कम होगा। रेड मीट की अगर हम बात करेंगे तो जो रेड मीट है आपका उसमें ज्यादा होगा, व्हाइट मीट में थोड़ा कम होगा। बट ऑल एनिमल फूड्स हैव आर हाई यूरिन प्यूरिन रिच फूड। नाउ कमिंग टू द ओबेसिटी। Obesity is the term which used to indicate the high range of the weight for an individual of a given height. Particular height के साथ उसका weight क्या है, इसके ऊपर बेसिस होता है पूरा obesity. Obesity के लिए जो diagnosis के लिए हम BMI निकालते हैं, it is weight in kilogram divided by square of the height in meter. The main cause of obesity is weight and weight gain, imbalance between the calorie intake and the calorie burn. हम जीन्स की बात करते हैं, हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, हम बहुत सिंड्रोम्स की बात करते हैं, पर आप ये देखिए दीज जीन सिंड्रोम ये ना पूरी ओबेसिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब अगर आपने 100 पेशेंट अगर ओबीज पेशेंट देखे, उसमें से एक पेशेंट भी आपको जीन रिलेटेड मिल जाएगा ना, इट्स ए मतलब आप सोचिएगा कि आपकी प्रैक्टिस धन्य हो गई। आप देखेंगे 99 जो पेशेंट्स होते हैं या मोर देन 100 पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर इम्बैलेंस होता है इनटेक का और कंजप्शन का। क्या होता है, जैसे आप बैंक है आपका, आपने बैंक में 100 रुपए जमा कराए,
आपने 90 निकाल लिए, 10 वहीं छोड़ दिए, हर महीने ये चलता रहा। एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके 1200 रुपये 120 रुपये तो इकट्ठे हो ही गए, साथ में बैंक ने उस पर आपको ब्याज भी दे दी। तो जो ओबेसिटी है वो भी यही है, आपका जो कैलोरी जो डिमांड है आपकी बॉडी की वो है 2000 किलो कैलोरी, आप 2100 खा रहे हो, 2200 खा रहे हो। अब जो आपका फैट है या कैलोरी है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, घुला यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट हो गया, जैसे कई वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो उसको आपको एक्सक्रीट करने के लिए, अपनी बॉडी से भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको अगर 2000 की रिक्वायरमेंट है, आपने 2500 खा लिया, तो या तो अगले दिन 500 की डेफिसिट करिए या 500 की मेहनत ज्यादा करिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, और यही पूरा ओबेसिटी का पूरा खेल है। ओबेसिटी को अगर क्लासिफाई करें तो अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट, ओबीज 1 2 3, ये बीएमआई के ऊपर है। आइडियल इज 18.5 टू 24.9, दिस इज बॉडी मास इंडेक्स, आइडियल है। इसके ऊपर जितने भी हैं दे आर ओबीज, ओवरवेट एंड ओबीज। ओबेसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल। एक्चुअली में क्या है कि जब ओबेसिटी का इनिशियली जब लोगों ने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया तो सिर्फ बीएमआई पे फोकस हो गए, लेकिन क्या है कि बीएमआई इज नॉट ए ट्रू इंडेक्स ऑफ ओबेसिटी। क्योंकि कोई मस्कुलर इंसान है जो जिम विम जाता है, उसने अपनी मसल मास अच्छी बना ली, अगर आप उसका बीएमआई निकालोगे तो 29 भी निकलेगा, 30 भी निकलेगा, तो क्या वो ओबीज है? वो नहीं है ओबीज। तो या नो 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 या no we actually consider the part of the metabolic syndrome, जो metabolic syndrome के 5 पार्ट है ना, उनको हम कंसिडर करते हैं ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जो आपका दो तरह की ओबेसिटी है, एप्पल शेप्ड एंड पियर शेप्ड। एप्पल शेप्ड जो ओबेसिटी है, दिस इज मोर डेंजरस। इसमें क्या होता है कि जो फैट डिपोजिशन होता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स आप देखेंगे अराउंड द एब्डोमन, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहां पे फैट डिपोजिशन हो जाएगा, उसके अराउंड द फैट डिपोजिशन हो जाएगा। जबकि पियर शेप्ड ओबेसिटी है, इसमें जो फैट डिपोजिशन होता है ये यूजुअली थाइज और हिप्स के पास होगा। तो अगर दो पेशेंट आपके पास आते हैं, दोनों का वेट, बीएमआई दोनों का इक्वल है, और अगर हम देखते हैं एक एप्पल शेप्ड है एक पियर शेप्ड है, तो एप्पल शेप्ड जो इंसान होगा उसको कॉम्प्लिकेशंस होने के, फ्यूचर लाइफ में जो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के वो संभावना ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पियर शेप। सो दिस इज द क्रक्स। तो ये हमने अभी बात करी थी कि ओबेसिटी की इटियोलॉजी, फूड इनटेक, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सपेंडिचर एंड द फिजिकल एक्टिविटी, ये एक बैलेंस है, आपको ये मेंटेन करना है। ये आपका तराजू है, ये उस तरफ झुका हुआ होना चाहिए, जबकि हम सबका तराजू इधर झुका हुआ है। ओवर ईटिंग, लो एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, दीज आर द 3 मोर रीजन ऑफ ओबेसिटी। इसकी वजह से आजकल हम चाइल्डहुड ओबेसिटी भी देख रहे हैं। हर घर के अंदर बच्चा मिलेगा आपको मोटा ताजा मिलेगा, खाते पीते घर का है, लेकिन ये नहीं देखते कि वो खाते पीते घर का नहीं, वो ओबीज हो गया। तो आई विल नॉट गो विद दीज कॉजेज। ओबेसिटी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया बॉडी मास इंडेक्स, अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स, इसमें क्या इंटरनल ऑर्गन्स का, बेसिकली ओबेसिटी का डायग्नोसिस विद इवोल्यूशन, दोनों चीज साइड बाय साइड चलेंगी। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स का देखते हैं कि अंदर कहीं फैट वैट तो नहीं जमा, फैटी लीवर तो नहीं है, फैटी पैंक्रियास तो नहीं है। हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, कई हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी प्रिसिपिटेट होती है। पेशेंट को अगर उसका एसीटीएच ज़्यादा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड लेवल ज़्यादा है, तो पेशेंट को ओबेसिटी डेवलप होने की चांसेस रहती हैं। पेट का अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता लगा तो उसका सीटी कराते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल और लिपिड टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट को डिसलिपिडीमिया तो साथ साथ नहीं है। बोन डेंसिटोमेट्री कराते हैं, क्योंकि ओबीस पेशेंट कई बार होता है कि उनकी बोन डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और ब्लड शुगर टेस्ट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी कई बार ओबीस पेशेंट होते हैं, या वाइस वर्सा, डायबिटिक ओबेसिटी, ओबेसिटी एंड डायबिटिक। सो पेशेंट का इवोल्यूशन का ये चार्ट है। अब जो आज के 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक हैं, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, गाउट, ओबेसिटी और एनएफएलडी, ये चारों पांचों टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें ओबेसिटी के, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में आपके फैट जमा है, आपका डायफ्राम एक्टिवली काम नहीं करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप होगा, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम डेवलप होगा,
लीवर के अंदर NAFLD डेवलप होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे, गायनेकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज डेवलप होंगी, एबनॉर्मल मेंसेस होंगे, अगर फर्टाइल स्टेज फीमेल है तो इनफर्टिलिटी, यंग फीमेल है तो PCOD के चांसेस रहेंगे, ओस्टियोआर्थराइटिस, सारा वेट आपका घुटने और आपके ये एंकल्स ले रहे हैं तो ओस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट ये भी प्रेसिपिटेट होगा। स्किन के अंदर आपको लीजन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ब्रेन के अंदर देयर आर चांसेस ऑफ इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, हेडेक पेशेंट को होना शुरू हो जाता है। स्ट्रोक इज अगेन ए कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कैटरेक्ट, कोरोनरी हार्ट डिजीज इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड, diabetes, dyslipidemia, pancreatitis, this is again a very severe condition, and cancer, सबको लगता है कि ओबीज हो गया ये सब कुछ हो गया, कैंसर नहीं हो सकता, जबकि ओबीज पेशेंट में देर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, सर्विक्स, कोलोन, इसोफेगस, पैंक्रियाज, किडनी एंड प्रोस्टेट, एंड obviously the phlebitis, thrombophlebitis of the lower limb is also there. So how do we manage the obese patient? 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स में आप देखिए जो सबसे लास्ट स्टेप है दैट इज सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन आप जब करते हैं जब पेशेंट की या तो BMI 40 से ज्यादा हो या 35 से ज्यादा हो, साथ में उसके 2-4 कोमोर्बिडिटी हो, जैसे उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कोई हार्ट रिलेटेड एलिमेंट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये जब सर्जिकल इंटरवेंशन तब करते हैं। फार्माकोथेरेपी आपको पता ही होगा, आजकल 2-3 मॉलिक्यूल्स का बड़ा नाम चल रहा है, सेमीग्लूटाइड, एंटरजेपेरेटाइड। इससे पहले इंडिया में 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते थे, ऑर्लिस्टेट और टोपिरामेट। ऑल्दो ऑर्लिस्टेट टॉलरेट पेशेंट को कम होता था क्योंकि वो फैट निकालता था बॉडी से, तो पेशेंट में फ्लैटुलेंस और फैट डेफिशिएंसी डेवलप होने शुरू हो जाती थी। अब जो नीचे के 4 बचे दैट इज बिहेवियर थेरेपी, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट थेरेपी एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये चारों साइड बाय साइड चलते हैं। साइड बाय साइड का क्या मतलब है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें क्या है, अगेन इनपुट आउटपुट बैलेंस रहेगा, तो आप जैसे हो वैसे रहेंगे। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो इनपुट कम करना है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। इनपुट कम करना है, आपका जो कैलोरी कट है वो आपको डेली एटलीस्ट 500 किलो कैलोरी कम लेना पड़ेगा जो आपके रिक्वायरमेंट है उससे। अब छोटा सा फार्मूला है कि 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है, तो जो 500 अगर हम बात करें आधा किलो फैट की, तो आधा किलो फैट बर्न करने से कितनी कैलोरी मिलेगी? 4500, 9 पंजे 45। अब जो 4500 कैलोरी है वो एक दिन में तो बर्न कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे गूगल में निकाल के देखोगे कि भागने से दौड़ने से कितनी होती है, वॉक करने से कितनी होती है, तो आप देखोगे एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बर्न कर पाते हो 500 से 600। ओबीस पेशेंट की बात कर रहा हूँ। हेल्दी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, स्टेमिना ज़्यादा होता है, ज़्यादा बर्न भी कर लेता है, पर ओबीस पेशेंट 500 कैलोरी बर्न ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। तो एक वीक में वो मैक्सिमम आधा किलो वजन कम कर पाता है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ वो 10% ऑफ अपना बॉडी वेट रिड्यूस कर ले, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। डाइट इसका मेन क्रक्स है। आपको फैटी सब्सटेंस हटाना है, ज्यादा डेंस कार्बोहाइड्रेट हटाना है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना है, जो वेजिटेबल रिच फूड्स जो होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, इस तरह का हेल्दी कार्ब्स आपको इंक्लूड करना है। फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है। बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को देनी है कि उसके दिमाग में ये पैदा करना है एक ना पॉजिटिव थिंकिंग कि भाई तू बदसूरत नहीं है, तू बेडोल नहीं है, तू भी वैसा बन सकता है जैसा और लोग हैं। तो जब तक उसके मन में अपनी बॉडी के लिए पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगी वो मेहनत नहीं करेगा। फिजिकल एक्टिविटी के मैं एक बारे में बात करूंगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मेरे डायबिटीज में भी आएगी, डिस्लिपिडेमिया में भी आएगी, गाउट में चली गई है, NAFLD में भी आएगी। फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है? हम कहते हैं पेशेंट को माइल्ड एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अब आपने कह दिया पेशेंट को कि भाई मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम कहते हैं कि 150 मिनट पर वीक आपको करनी है, लेकिन पेशेंट को पेशेंट की लैंग्वेज में समझाएंगे कैसे कि इसको कैसे करनी है? आपने कह दिया 1 घंटे वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सिंपल सा टेस्ट है, सिंग टॉक टेस्ट। अगर पेशेंट चलते हुए गाना भी गा पा रहा है और बात भी कर पा रहा है, इसका मतलब वो माइल्ड इंटेंसिटी है।
पेशेंट चल रहा है आराम से, 2 गाने गीत गुनगुना रहा है, बात कर पा रहा है, तो माइल्ड इंटेंसिटी। मॉडरेट इंटेंसिटी में क्या होगा कि वो बात कर पाएगा लेकिन गाने की जो लय होती है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। और सीवियर इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो होती है जिसमें ना वो गाना गा पाएगा और ना वो बात कर पाएगा। तो आप पेशेंट से पूछो, भी आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ। अच्छा, आप चलते चलते अगर मैं आपको कहूँ 2 गाने गा लो या 2 गीत गुनगुना लो, गुनगुना लोगे? कहता हाँ गुनगुना लो। इट मीन्स वो माइल्ड पे है। हमें पेशेंट को क्या कहना है, मॉडरेट पे लेके जाना है। सीवियर हाई इंटेंसिटी यूजुअली अंडर ट्रेंड उनके अंडर होती है, हमें मॉडरेट में लेके जाना है। मॉडरेट में 150 मिनट पर वीक स्प्रेड करनी है कि आपको कैसे स्प्रेड, एक वीक में चाहे 4 दिन करे या 3 दिन करे या 7 दिन करे, उसको स्प्रेड करना है। तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हमें करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और ये हाउ टू प्रिवेंट ओबेसिटी, अवॉइड स्ट्रेस, ईट हेल्दी, स्टॉप फास्ट फूड, rid ऑफ बैड हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड अवॉइड टीवी। बच्चे क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, पॉपकॉर्न आ गया, चिप्स आ गई, वहीं पराठा आ गया, वहीं सब कुछ आ गया, वो टीवी के आगे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है और वहीं के वहीं चलता रहता है। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ दिस ओबेसिटी। तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। देखिए 1 पाउंड पर वीक तो होए ना, 500 ग्राम इज 1 पाउंड, 1 पाउंड ना 450 ग्राम। तो उससे ज़्यादा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम फैट को ज़्यादा बर्न करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे, जैसे आपने 1500 कैलोरी ली, आपने बर्न 1000 कर दिया, तो बॉडी उस 1000 को लाएगी कहाँ से? बॉडी के पास क्या है, ग्लाइकोजन है। जब ग्लाइकोजन को जब मेटाबोलाइज करेगी तो वो क्या करेगी, फैटी एसिड रिलीज करेगी। जब फैटी एसिड रिलीज करेगी तो एनएफएलडी के प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। मालूम चला आप ओबेसिटी को ठीक कर रहे हैं और उसको फैटी एसिड की सौगात दे रहे हैं। तो इसलिए क्या, रैपिड वेट रिडक्शन ऑलवेज अवॉइडेड। पर जो नए ड्रग्स हैं दे डजंट वर्क ऑन दीज थिंग्स। उसमें क्या होता है, उनका मैकेनिज्म अलग होता है, इसलिए वो रैपिड वेट रिडक्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंट को खुद की विल पावर से जब रिडक्शन करने के लिए बोलते हैं तो टारगेट हमारा ये रहता है कि 6 महीने में आप 10% वेट इतना रिड्यूस कर लो, बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, एनएफएलडी। इसकी डेफिनेशन में क्या है कि मोर देन 5% ऑफ हिपेटोसाइट शोइंग मैक्रोवेसिकुलर स्टियोसिस इन द लिवर बायोप्सी। और इसके अलावा इसमें क्या है, अदर कॉजेज ऑफ स्टियोसिस लाइक मेडिकेशंस, स्टारवेशन, genetic disorder, they should be excluded. Also, the patient or the person should not consume alcohol or take the alcohol which is less. किसी बुक्स में लिखा है कि नो अल्कोहल, किसी में लिखा है कि लेस अल्कोहल, तो मैंने इसको दोनों को मिक्स कर दिया। अदरवाइज जो ये वर्ड है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसमें नो अल्कोहल। अब आप देखिए एनएफएलडी का प्रिवलेंस। आज से पहले हम डायबिटीज की बात करते थे, अब ये एनएफएलडी एक नया बीमारी उभर रही है। इंडिया देखिए पूरा रेड पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका रेड प्लस ऑरेंज, इनकी प्रिवलेंस देखिए 30%, मोर देन 30%। आप साउथ अमेरिका में आ जाइए, अगेन 20 से 30%। चाइना की तरफ चले जाइए 10 से 20% के करीब। और जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, उनकी इतनी कम क्यों है? खाने को ही नहीं मिलता, तो एनएफएलडी डेवलप कहां से होगा? तो प्रिवलेंस ऑफ एनएफएलडी इज राइजिंग डे बाय डे। इवन आप देखिए इंडिया के पास में जो बांग्लादेश है उसके अंदर भी ऑरेंज है और हमारा पूरा इंडिया चारों तरफ रेड। तो प्रिवलेंस ऑफ एनएफएलडी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। एनएफएलडी के स्पेक्ट्रम में 3 टर्म्स आते हैं, एनएफएल, नैश एंड सिरोसिस। दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक स्टियोसिस एंड सिरोसिस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि एनएफएल में सिर्फ माइक्रोवेसिकुलर हिपेटिक स्टियोसिस होता है, मतलब वेसल्स, जो वेसिकल्स होते हैं ये गोल गोल वेसिकल्स बन जाते हैं, ये गोल गोल वेसिकल्स बनते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या है कि इन वेसिकल्स के अराउंड इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। और थर्ड स्टेज सिरोसिस, इसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बट now these terms has been obsoleted and now we are using these terms. In case of FLD we are using SLD,
नैश की जगह मैश और NAFLD की जगह MASLD। इनका यूज करने का रीजन क्या है कि NAFLD अकेला एक बीमारी नहीं है, इट्स ए कॉन्ग्लोमरेट। डायबिटीज भी पेशेंट को मिलती है, ओबीज भी मिलता है, डिसलिपिडेमिया भी मिलता है, NAFLD भी मिलती है पेशेंट को। तो इसलिए क्या किया कि इस टर्म को बड़ा कर दिया, ब्रॉड कर दिया। नाउ इट इज मेटाबॉलिक डिसफंक्शनल एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। तो इसको ब्रॉड टर्म किया गया है ताकि हम क्या है कि पुरानी एक लकीर पे अटके ना रहे। रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया, डायबिटीज, गाउट, हाइपरटेंशन, NAFLD, डिसलिपिडीमिया, गाउट और जितने भी मैं आप पांचों जो पढ़ाऊंगा सबके रिस्क फैक्टर सेम है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, PCOD, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, मतलब इन डिजीजेस में ये होता है और इन डिजीज इस NAFLD की वजह से इनके होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए वाइस वर्सा की वजह से ये जो टॉपिक है, ये वर्ड्स हैं, ये मॉडिफाई किए। सिम्टम्स, इनिशियली NAFLD का कोई सिम्टम नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पेशेंट राइट क्वाड्रेंट के अंदर कभी कभी कहता है डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फैटी लिवर मिल जाता है। ठीक है, तो फैटी लिवर बेसिकली क्यों बनता है कि जो लीवर के ऊपर, फैटी लिवर में पेन क्यों होता है, जो लीवर के ऊपर एक कैप्सूल होता है, गिब्सन्स कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है जैसे हमारी बॉडी लीवर में फैट डिपोजिशन होना शुरू होता है तो ये लीवर का हल्का सा साइज स्ट्रेच होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, तो वो गिब्बन्स जो कैप्सूल्स होता है, जो कवरिंग होती है, उसको इरिटेट करना शुरू कर देता है, तो वो एक लो वेग सा पेन कहता है पेशेंट। तो ये एक रीजन है कि NAFLD में पेन हमें देखने को मिलता है। और जो ये सिम्टम्स बाकी जो लिखे हैं, ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे जब पेशेंट को फुल ब्लोन NAFLD यानी कि सिरोसिस डेवलप हो गया होगा। एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस में आपको देखने को मिलेगा फटीग हो जाएगी, पेशेंट को असाइटिस हो जाएगा, एंसेफेलोपैथी होगी, एपेटाइट चली जाएगी पेशेंट की, इकाइमोसिस मिलने लगेगा, नोजिया, एडेमा, वेट लॉस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। येलोइश डिस्कलरेशन, दैट इज जॉन्डिस। नाउ हाउ टू अप्रोच NAFLD, नॉट द NAFLD। ब्लड टेस्ट, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं जो है वो बताऊंगा, बाकी नॉर्मल रूटीन टेस्ट पेशेंट के सारे कराने, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया और गाउट, ये चारों जहां मिलेंगे ना वो सारे के सारे टेस्ट हर बीमारी के अंदर होंगे। स्पेशल टेस्ट इसमें हम कराते हैं फाइब्रो टेस्ट और APRI, दैट इज AST टू प्लेटलेट रेशियो इंडेक्स। ये दो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। फाइब्रो स्कैन कराते हैं पेशेंट का, ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को फैटी लिवर ग्रेड 1 होता है, पेशेंट के AST ALT जो थोड़े से एलिवेटेड होते हैं वो अल्ट्रासाउंड से एक्सप्लेन नहीं होते, पेशेंट का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड देखने को मिलता है। तो फाइब्रो स्कैन में क्या होता है, अर्ली चेंजेस जो होते हैं वो हमें देखने को कई बार मिल जाता है। कुछ एडवांस टेस्ट भी हैं, अल्ट्रासाउंड, CT, MR, इससे भी कई बार NAFLD और जो MAFLD आपको देखने को मिल सकता है। एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज लिवर बायोप्सी। अगर आपको पेशेंट का डायग्नोस ही करना है देन गो फॉर लिवर बायोप्सी, पर यूजुअली फाइब्रो स्कैन से काम चल जाता है। नाउ हाउ टू अप्रोच, आपने पेशेंट को ये चीज से पता लग गया कि स्टेसिस है। अब उस पेशेंट की अगर BMI मोर देन 25 है, या पेशेंट को डायबिटीज है, या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है मोर देन 2, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वर्ड होना चाहिए था। अगर पेशेंट की वेट जो वेस्ट है इसकी सरकमफेरेंस मेल्स में मोर देन 90 है और 94 और फीमेल्स में मोर देन 80 है, या पेशेंट का ब्लड प्रेशर मोर देन 130/80 है, TG लेवल मोर देन 150, HDL लेवल इज लेस देन 40 फॉर मैन एंड लेस देन 50 फॉर वुमेन, HOMA इंसुलिन लेवल इंक्रीज्ड एंड द प्लाज्मा HSCRP लेवल इज मोर देन 2। इनमें से कोई भी दो एबनॉर्मलिटी अगर मिल जाती है अलोंग विद स्टियोसिस, दैट इज NAFLD, अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं देन वी कॉल दिस टर्म एज ए NMAFLD। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगेन पहला जो लाइन है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अवेलेबल ट्रीटमेंट करंटली दीज आर ऑफ लेवल ट्रीटमेंट, विटामिन ए बुक्स में लिखा है यूज करते हैं, पायोग्लूटाजोन यूज करते हैं, लेकिन पायोग्लूटाजोन का साइड इफेक्ट क्या होता है, पेशेंट का वेट गेन होने लग जाता है।
तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का जो फैटी एसिड जो फैटी लीवर है वो तो रिग्रेस कर जाता है, लेकिन पेशेंट वेट गेन करने लग जाता है। तो कहता है डॉक्टर साहब आपने क्या दवाई दी, मेरा तो वजन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। And some GLP-1 analog that is liraglutide and semaglutide, they are used off label although not indicated. And मतलब क्रक्स इन दोनों ड्रग्स का ये कि वेट रिड्यूस करते हैं, वेट रिड्यूस करेंगे तो नेचुरल है कि फैटी लीवर भी आपका कम होता चला जाएगा। कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, मुझे भी इतना अच्छे से नहीं पता तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट NAFLD और MAFLD। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो पूछ लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया इज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द लिपिड which is usually manifested by increased level of the serum cholesterol, LDL or TG along with lower level of HDL। क्योंकि एक टर्म है हाइपरलिपिडीमिया एंड डिसलिपिडीमिया। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंफ्यूज्ड कि हाइपरलिपिडीमिया कहें या डिसलिपिडीमिया कहें। हाइपरलिपिडीमिया में यूजुअली क्या होता है, पेशेंट के आइसोलेटेड या कॉम्बिनेशन में सारे चीजें बढ़ी हुई होती हैं। LDL भी बढ़ा हुआ है, TG भी बढ़ा हुआ है, HDL लो है, नॉर्मल है, तो हम उसको लेवल यूजुअली करते हैं हाइपरलिपिडीमिया। ये सिर्फ टर्म्स हैं, मतलब दे आर नॉट स्टैंडर्ड टर्म बट दे आर यूजुअली यूज्ड। और डिसलिपिडीमिया में क्या है, ये बैलेंस बिगड़ा होगा, मतलब आपका LDL, TG या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा और उसी रेशियो में या उसके कंपैरिजन में HDL कम होगा, तो हम पेशेंट को यूजुअली लेवल करते हैं डिसलिपिडीमिया। Now good and bad fat. Bad fat is trans fat. Chances of atherosclerosis is high. Artificial trans fat or trans fatty acids are usually created in the industrial process that add hydrogen to liquid vegetable oil to make them more solid. जो घी नहीं बोलेंगे, जो हम यूज करते हैं पुराने टाइम में डालडा, ये जो था इसमें क्या उसको सपोनिफिकेशन करते थे। सपोनिफिकेशन में उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता था और वो डिसलिपिडीमिया का एक कॉज होता था। एंड द गुड फैट इज मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट इंक्लूडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज which is the major killer in current society. The causes of dyslipidemia again, the primary and the secondary. Primary again मैं बता रहा हूं आपको, 1000 की प्रैक्टिस में अगर एक पेशेंट, दो पेशेंट अगर आपको प्राइमरी वाले मिल जाए, जेनेटिक वाले, धन्य हो गए। बाकी सारे यही मिलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, क्रॉनिक, CKD, लिवर डिजीज, स्मोकिंग, यही देखने को मिलता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया, इट्स ऑफ नॉट यूज। अगेन द रिस्क फैक्टर, some are modifiable and some are not modifiable. Non-modifiable are family history, race, sex, age and chronic diseases. और जिस पे हमें फोकस करना है वो है मॉडिफाइबल फैक्टर, लेक ऑफ एक्सरसाइज, मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉइड, एंटी कैंसर ड्रग्स, डाइट, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ओबेसिटी। सिम्टम्स अगेन डिसलिपिडीमिया का डायरेक्टली कोई सिम्टम यूजुअली देखने को नहीं मिलता, कुछ छोटे छोटे हैं। ज़ैंथोमास, आपके आईलिड्स पे कई बार छोटे छोटे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। आर्कस एनालिस, जो आपका लेंस है, कॉर्निया है, उसके चारों तरफ एक वाइटिश सी रिंग बन जाती है। लाइपियमा रेटाइनलिस, अगर आप ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो रेटाइना के अंदर जो वेसल्स होती है वो मिल्की वेसल्स आपको अपीयर होने लग जाती है रेदर देन रेड। लोअर लिम्ब इस्चेमिया, एंजाइना, ट्रांजिट इस्मिक अटैक, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस रेदर देन सिम्टम्स। अब गाइडलाइन क्या है कि किसको स्क्रीन करना चाहिए? गाइडलाइन ये कहती है, जो NCEP गाइडलाइन है वो कहती है कि एवरी इंडिविजुअल अबाउट 20 एंड अबोव हर 5 साल में लिपिड प्रोफाइल उसको कराना चाहिए। यूएस प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स कहती है 35 मैन और वुमेन में 45, और बच्चों के अंदर कुछ गाइडलाइंस कहती है कि 9 से 11 में करा दो, 17 से 21 में करा दो। पर मेरा ये मानना है, एक बार जब भी पेशेंट आपके पास आता है फर्स्ट टाइम, आप उसका लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, इररेस्पेक्टिव वो किस एज का है। इवन जिस तरह से चाइल्डहुड ओबेसिटी की बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल कराना कोई गुनाह नहीं है। यूजुअली कहते हैं यार बच्चे का आपने लिपिड प्रोफाइल क्यों करा दिया? डॉक्टर साहब आप
का क्या क्या सीन है। तो वो सीन ये है, आप देखोगे पेशेंट का टीजी बढ़ा हुआ होता है। मेरे पास एक बच्चा किसी की रिपोर्ट भेजी, 6 साल का, टीजी उसका 350, जेनेटिक टेस्टिंग कराया सब नॉर्मल, मालूम चला रिपोर्ट आई थी बच्चा तो कभी आया नहीं। मैंने कहा एक बार बच्चे को लेके आओ, तो टीजी उसका बढ़ा हुआ हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेशेंट चाहे कभी भी आए, वेदर इज ए लीन थिन ओबीज जो भी है, एक बार लिपिड प्रोफाइल कराने में कोई गुनाह नहीं। डायग्नोसिस, और यू कैन से दैट व्हाट आर आवर टारगेट्स। टारगेट की बात करें तो ये मैंने जो येलो हाईलाइट करी है, हमें इन टारगेट पे लाना है। ऊपर क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है। टोटल कोलेस्ट्रॉल इट शुड बी लेस देन 200, HDL should be more than 60, LDL should be less than 100 and TG should be less than 150। ऊपर क्या है, कई बीमारियों के साथ ये पैरामीटर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, एज के साथ, सेक्स के साथ, कोमॉर्बिडिटीज के साथ, इन सब पे ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। ये 4 पॉइंटर हैं, अगर आपको लगता है ये है पेशेंट में, आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर है, तो यू शुड स्टार्ट मेडिकेशन अलोंग विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट को पहले एक बार अपना बॉडी का यूज करने का कहिए कि भाई तुम्हें 1 महीने 2 महीने एक्सरसाइज इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, डाइट, ये सब करना है। उसके बाद में मेरे पास आना दोबारा से लिपिड प्रोफाइल करके, अगर फिर भी यही आया देन आई विल स्टार्ट द मेडिकेशन, फिर कोई चारा नहीं। तो विच पेशेंट शुड बी ट्रीटेड, ये गाइडलाइंस हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, बट आई थिंक दे आर ऑफ एकेडमिक यूज। हाउ टू ट्रीट, अगेन बेसलाइन लिपिड एवोल्यूशन करना है, साथ के साथ पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट करना है, डिसीजन लेना है कि ट्रीट करना है कि नहीं करना है, गोल सेट करने, हाई इंटेंसिटी स्टेटिन्स स्टार्ट करें, उसके बाद में 8 से 10 वीक में पेशेंट के वापस से लिपिड प्रोफाइल करें। एलडीएल गोल अगर अचीव हो गया है तो एनुअली उसको रीअसेस करते रहें, उसकी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो करते रहें, जो स्टेटिन्स हैं उनको आप रिड्यूस करते जाएं। अगर एलडीएल का गोल अचीव नहीं हो रहा है देन ऐड एजेटिमाइब। और अब एक नया मॉलिक्यूल है, हालांकि नया तो नहीं है, PCSK9 इनिबिटर, ये 6 मंथली एक इंजेक्शन होता है, जो लगता है पेशेंट को। ये मोस्टली आजकल बड़ा कॉमनली यूज हो रहा है, बट द कॉस्ट बैरियर अभी भी है। जब कॉस्ट बैरियर हट जाएगी तो मेरे ख्याल से स्टेटिन का मार्केट आधा खत्म हो जाएगा। कंट्रोल डिस्लिपिडेमिया, अगेन वही चीजें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वेट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, होल ग्रेन बढ़ाना है, वेजिटेबल बढ़ानी है, गुड फूड खाना है, बैड ऑयल नहीं खाना है, एल्कोहल को कम करना है, स्मोकिंग को कम करना है। ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पांचों में एक जैसा चलेगा। नाउ कमिंग टू द डायबिटीज इन कट शॉर्ट, ये ग्लोबल वर्डन है डायबिटीज का। आजकल मतलब एक टर्म सुना होगा, कैपिटल ऑफ डायबिटीज, किसको बोलते हैं आजकल? इंडिया। अमेरिका देखो, जहां से डायबिटीज स्टार्ट हुई थी, और ये इंडिया। अमेरिका में जो डायबिटीज का रेट ऑफ इंक्रीज है ये है 21%, और हमारे इंडिया में 73%। मतलब ये जो शिफ्ट हो रहा है ये यहां शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अनहेल्दी चीजें वो खाते थे, जो अनहेल्दी चीजें वो यूज करते थे, वो हमारे पास आ रही है। हमारी जो गुड थी, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट प्रॉपरली करना है, वेजिटेबल्स हमें खानी है, नींद प्रॉपर लेनी है, झगड़ा नहीं करना, आउटडोर एक्टिविटी करनी है, बच्चों के साथ बाहर खेलना है, बड़ों को भी एक्सरसाइज करनी है, ये सब हमने छोड़ दिया। बच्चे आजकल मोबाइल लेके घर में बैठे रहते हैं। बच्चों को छोड़ो, बड़े भी, घर में हस्बैंड वाइफ है, एक उस कमरे में बैठा है, एक उस कमरे में, इवन उधर से हाय हेलो भी मोबाइल से, हेलो चाय ले आना, चाय बना देना, ये कंडीशन होगी। तो जब ये कंडीशन होगी तो नेचुरली डायबिटीज की प्रेवलेंस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। So this is the global burden. Now classification. This is type 1 and type 2 diabetes. Basically we focus on these two types only for clinical purpose. Type 3, type 4 and type 5. This type 5 is recently diagnosed नहीं, coined, नया टर्म एक दिया था अभी जो IDF की कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली अप्रैल 2025 में, इन्होंने ये टर्म दिया था, ये है माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड डायबिटीज। अब मैं आपको बर्डन फिर दिखाता हूं।
अब आप ये बर्डन देखिए, और बर्डन में देख के देखिए कि सबसे ज्यादा बर्डन कहाँ है? अफ्रीकन कंट्रीज। उनके पास अनहेल्दी खाना तो है ही नहीं, हेल्दी खाना खाना ही नहीं है, अनहेल्दी के तो छोड़ो। क्यों आ रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड। माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, जो पैंक्रियाज होती है जहां से इंसुलिन निकलता है, उसमें फाइब्रो कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। जब फाइब्रो कैल्सिफिकेशन होगा तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो नेचुरल है डायबिटीज पेशेंट उसको प्रेसिपिटेट करेगी। गेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी में, मोनोजेनिक डायबिटीज जो मोदी टाइप 1 2 3 4 5 6 है, ये जेनेटिक होती है डायबिटीज। तो वी फोकस ऑन टाइप 1 एंड टाइप 2। इन टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 और 2 में भी हम फोकस करना है टाइप 2 पे, क्योंकि अगेन वही चीज है कि अगर डायबिटीज के 100 पेशेंट देखे तो 90 डायबिटीज टाइप 2 निकलते हैं, 10 टाइप 1 के भी आते हैं। तो टाइप 2 का जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये दो फैक्टर्स हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड द डिग्रेडेड इंसुलिन रिलीज, मतलब आपका जो इंसुलिन रिलीज है वो डीरेंज हो गया। और एनवायरमेंटल फैक्टर दो ओबेसिटी लिखा है, ये अकेला ओबेसिटी नहीं है, जो आपने वो पांचों चारों चीजें पढ़ी ना, डिसलिपिडीमिया, गाउट, एनएफएलडी, ये सारे के सारे फैक्टर है जो ये सब को कॉन्ग्लोमरेट करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज अपटेक कम हो जाता है और हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बढ़ जाता है। इट विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसेमिया, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। इन टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली देयर इज ए ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर। बीटा सेल से जब इंसुलिन बनता है तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ वायरस, मतलब बचपन में किसी को वायरल अटैक हुआ, बॉडी ने ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स शो किया। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स में क्या हुआ कि वो वायरस तो मरा ही मरा, साथ में 2-4 काम की चीजें और मार दी, तो उसमें एक बीटा सेल भी होती है और कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो इन दोनों का क्रक्स क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, 3 मेजर सिम्टम्स हैं जो हर जगह लिटरेचर में दिखे हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फीलिंग हंग्री एंड फ्रीक्वेंस ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। ज्यादा खाता है, ज्यादा पीता है और ज्यादा निकालता है। ये 3 क्लासिकल फीचर्स हैं। अगर पेशेंट आपके पास आता है 3 फीचर्स बताता है, एक बार शुगर टेस्ट जरूर करवा लीजिए। 3 के बाद में जो चौथा चीज हम एनकाउंटर करते हैं, कई बार क्या होता है, वो चौथा जो मैं बता रहा हूं वो पहला भी होता है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लड लॉस। दिस वन, पेशेंट आता है, अच्छा खासा वेट मेंटेन किया है, कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से वेट लॉस हो जाता है। तो दिस इज अगेन, पेशेंट की शुगर कराइए, आपको HbA1c 10-11 भी मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो चीजें हैं ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। नोजिया होगा, आइज में अगर आपके डायबिटीज पहुंच गई, ब्लरी विजन होने लगेगा, इरिटेशन, मूड स्विंग्स होगा, टायर्ड रहेगा, पैरों में न्यूरोपैथी होगी तो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप होनी शुरू होगी। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। नाउ हाउ टू डायग्नोस, HbA1c क्राइटेरिया है, प्री डायबिटीज और ओवर डायबिटीज। ये 2 वर्ड क्यों लिए, डायरेक्ट ओवर्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मतलब ये है ना, जैसे आपकी बॉडी है, आप कहते हैं ना, पेशेंट हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब रूटीन टेस्ट क्यों कराने चाहिए। भाई आप आपकी गाड़ी जो है, आपकी जो 4 व्हीलर है या आपका 2 व्हीलर है, उसकी सर्विस भी तो कराते हो। जब आप सर्विस करा के निकलते हो, वहां पे एक टैग लगा देता है, अगली सर्विस 1 साल या 10,000 किलोमीटर। अरे हमारी गाड़ी भी तो सर वो है, ये तो कभी रुकती ही नहीं है। गाड़ी आपकी तो खड़ी तो रहती है कम से कम, ये तो कभी रुकती ही नहीं है। हार्ट कभी रुकता नहीं, सांसें कभी रुकती नहीं, तो क्या हमें इसको जानने का हक नहीं है? तो इसीलिए हम रूटीन टेस्ट कराते हैं। रूटीन टेस्ट का रीजन यही होता है। अब रूटीन टेस्ट में क्या होता है, अगर पेशेंट प्री स्टेज में पकड़ा गया, प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंशन, आपने दोनों वर्ड सुने, ये आपको एक मौका दिया है भगवान ने आपको रिवर्ट करने का नॉर्मल की तरफ। ओवर्ट में आप चले गए तो चांसेस आप मान के चलो कि आपकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलनी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो चाहे डायबिटीज की हो। बहुत कम पेशेंट होते हैं, 5-10% पेशेंट होते हैं जो इनिशियली कंट्रोल कर लेते हैं, खूब मेहनत करते हैं,
शुगर कंट्रोल किया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कई 2-3 साल भी निकाल देते हैं, लेकिन 3 साल के बाद 4 साल के बाद अगेन देर लैंड अप विद द डायबिटीज, फुल ब्लोन डायबिटीज। बट प्री डायबिटिक पेशेंट और प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में मैंने देखा है जो इस स्टेज पे मेहनत करता है वो इधर आ जाता है, वो कभी भी ओवर डायबिटीज में रेयरली, या ये कहें कि अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो लैंड अप करेगा, अदरवाइज देर इजीली रिटर्न बैक। सो ये प्री डायबिटीज हमें एक स्टेज इसलिए दी है कि हम मेहनत कर सकें। सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 to 150 is pre-diabetic, more than 126 equal to 126 it is over. PP more than 200 or equal to it's over diabetes, and 140 to 199 is again a pre-diabetes. HbA1c more than 6.5 is equal to 6.5 is again a over diabetes. Complications of diabetes are divided into two parts, macro and micro. मैक्रो में आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, सीवीए, ट्रांजिट इस्मिक अटैक, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, हार्ट के अंदर हार्ट अटैक, सीएडी जो भी है, एक्सट्रीमिटीज के अंदर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। और माइक्रो की बात करें तो आइज इन्वॉल्वमेंट, किडनी के अंदर नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डायबिटीज में वही है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड शुगर। Now this is the pharmacologic treatment of diabetes. ये लेटेस्ट गाइडलाइन है 2025, अभी एडीए ने रिलीज करी है। इसमें क्या है, मेजर चेंज क्या किया है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी हम यूज करते हैं वो मेटफॉर्मिन है। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मेटफॉर्मिन का तो हम पेशेंट में मेटफॉर्मिन हम यूज करते हैं। अब इंडिया जैसे कंट्री में अगर मैं पेशेंट को कहूं कि जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ASCVD और हाई रिस्क सीवी पेशेंट, इन्होंने पहला रिकमेंडेशन दिया GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, दैट इज सेमीग्लूटाइड। आज की डेट में 300 रुपए की एक गोली आती है, कितने दिन खाएगा मरीज? खाएगा? नहीं खाएगा। तो इंडिया जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो पेशेंट्स हैं उनकी कम है, वी यूजुअली प्रेफर आफ्टर मेटफॉर्मिन सल्फोनिलुरिया। Second line, we usually prefer sulfonylurea. Third line, we usually prefer DPP-4 inhibitor like sitagliptin, linagliptin, whatever, or SGLT2 inhibitor, that is DAPA, CANA और EMPA। आजकल दोनों की रेट ऑलमोस्ट मैच कर गई है, तो हम दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर मान लो आपको लगता है ग्लिमिप्राइड वगैरह की रेट इतनी ज़्यादा चली गई है, तो वी प्रिफर कि हम पहले पेशेंट में SGLT2 और DPP-4 पहले यूज कर लें। इसके बाद में हम यूज करते हैं दिस GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, तब यूज करते हैं, वो रेयरली यूज होता है। उससे पहले भी हम यूज क्या कर लेते हैं, इंसुलिन, बिकॉज एक महीने की इंसुलिन की थेरेपी 300-400 रुपए की पड़ती है पेशेंट। अगर मैं उसको कहूँ 300 रुपए की एक गोली रोज खानी है, 15,000 रुपए तेरे सिर्फ और सिर्फ इन एक गोली के हैं, क्योंकि डायबिटीज है तो 10 बीमारियां और होंगी ना साथ में, उसके ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको डिसलिपिडेमिया भी होगा, उसको यूरिक एसिड भी होगा, फिर वो एक गैस की गोली भी खाएगा, एक मल्टीविटामिन भी खाएगा, एक विटामिन डी भी खाएगा। इन सबको जोड़ दूंगा तो 25,000 का खर्चा हो जाएगा, भाग जाएगा, कभी आपके पास नहीं आएगा। तो रिसोर्स लिमिटेड कंट्री में ये चीज़ हमें बहुत जरूरी ध्यान रखनी होती है कि व्हाट वी शुड यूज फर्स्ट एंड व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द हायर अथॉरिटीज, ये हमें देखना होता है। बिकॉज चॉइस इज योर्स, मॉलिक्यूल चूज करना एक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का प्रेरोगेटिव होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। गाइडलाइंस होती हैं, गाइडलाइन चेंजेस होती रहती हैं, बट क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज अबव देन दीज गाइडलाइंस। सो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। HbA1c का गोल क्या है? 81 ईयर का पेशेंट डायबिटीज मेरे पास आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी HbA1c 7 रह रहा है। मैं कहता हूं आपका HbA1c 7 क्या, आपका 8 भी रहना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। विद एज, विद कोमॉर्बिडिटी, विद सर्टेन एडिशनल फैक्टर, वी हैव टू इंक्रीज दिस HbA1c गोल। पेशेंट यंग है, हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, आप उसका HbA1c का गोल लेस देन 6.5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है, हेल्दी ओल्डर एडल्ट है, आप गोल थोड़ा बढ़ाते जाइए। फास्टिंग में अपने पेशेंटों का 100 से लेके 120, 130
इसमें रखने की कोशिश करता हूँ। जो ओल्डर होते हैं, यंग पेशेंट होते हैं, उनको क्या है, लेस देन 45 के कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी फास्टिंग 100 के आसपास मूव करती रहे और पीपी 140 के आसपास। लेकिन अगर पेशेंट की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेरा एक प्रैक्टिकल है कि 1 साल के साथ में 1 मिलीग्राम ऐड कर देता हूँ। तो अगर मान लो पेशेंट का 45 के बाद में अगर 70 है तो 35 का डिफरेंस आ गया, तो फास्टिंग में उसकी 130 से 135 के आसपास रखता हूँ, और पीपी होती है 140 में 35 जोड़ूंगा तो 185 के आसपास। तो ये मैं एक मेरा प्रैक्टिकल जो मैं दिमाग में रखता हूँ वो ये रखता हूँ, और उसी के बेसिस पे मैं उनका HbA1c डिसाइड करता हूँ। यूजुअली यंग पेशेंट का लेस देन 6.5, 45 से लेके 60 वालों का बिलो 7, उससे ऊपर 7, 7.5, 8 के आसपास। आईसीयू वगैरह के पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट खत्म है, 1-2 साल जो है, उनका मैं इतना जो जो टाइट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करके करूंगा क्या? तो दीज आर द गोल्स। अब हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हाइपो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैक्रो है या माइक्रो, दे अपीयर्स आफ्टर ए ईयर, 2, 3, 4, 5 साल के बाद में होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है, जो सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपको एक्टिव कोई सहायता नहीं मिली तो विद इन ए मिनट्स आप ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, और कई बार ब्रेन इस्चेमिया होके जो एंसेफेलोपैथी भी डेवलप हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जब भी आपके पास आता है डायबिटीज का, उसको जब भी ट्रीट करें उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स जरूर बताना है। शेकीनेस, हाथ ऐसे कांपने लगते हैं। स्वेटिंग, मतलब जो डर की भावना होती है ना, जैसे आपके सामने कोई अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी, डर की जो सेंसेशन होती है, सेम सेंसेशन आपको हाइपो में आती है। शेकीनेस, स्वेटिंग, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी, एकदम से भूख लगेगी, वीकनेस लगेगी, फटीग, ब्लर विजन हो जाएगी, आंखों के आगे चांद तारे दिखने लगेंगे। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। उस वक्त आपको क्या करना है, ब्लड शुगर अगर कर सकते हैं तो करिए, वॉट एवर द स्वीट थिंग इज अवेलेबल विद यू, तुरंत पानी में घोलिए, पेशेंट को दे दीजिए। शुगर 250 होता है, 300 होता है, घबराइए मत। बढ़ी हुई शुगर को हम कभी भी किसी भी वक्त हम ट्रीट कर सकते हैं, पर घटी हुई शुगर को विद इन ए मिनट और विद इन ए आवर आपको ट्रीट करना जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना। दिस इज लास्ट स्लाइड। डैश डाइट मैंने इसलिए यूज किया है, ये बेसिकली ये हम यूज करते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट के, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। पर मैंने इसमें इसको यहां इसलिए लिया है कि ये जो क्रक्स है ना, ये इन 5 डिजीज का क्रक्स है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपकी डाइट में जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप डेली फल खाइए। आप डायबिटिक पेशेंट है ना, तो डायबिटिक पेशेंट भी डेली फल खाइए, कोई मना नहीं है, पोर्शन साइज को कंट्रोल करिए बस। सेकंड इज होल ग्रेन, जितना आप कोशिश करिए ग्रेन जो आप इंटेक करते हैं वो होल हो, रिफाइंड ना हो। थर्ड इज फैट फ्री और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। खाने में पेशेंट का कभी भी दूध बंद मत करिए, उसको बोले डबल टोन ले ले, योगर्ट दीजिए उसको, या फैट फ्री चीज भी मिलता है वो इसको पेशेंट को लेने के लिए कहिए। लीन प्रोटीन, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए फिश, पोल्ट्री, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बीन्स, लेंटिल्स, नट्स एंड सीड्स, बिकॉज दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल एक नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, सार्कोपेनिया। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं बेचारे एट द एंड, मतलब 4, 5, 10 साल के बाद में एकदम मसल मास चली जाती है। हमने उसका सब कुछ तो बंद कर दिया, अब वो मीठे के चक्कर में बाकी चीज भी बंद करके बैठा हुआ होता है। प्रोटीन कभी भी किसी पेशेंट का बंद नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, अदरवाइज यू शुड नॉट स्टॉप द प्रोटीन। एटलीस्ट 1 ग्राम पर डे पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यू शुड टेक दैट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एटलीस्ट। एंड द हेल्दी फैट, तेल बिल्कुल बंद नहीं करना है, हेल्दी फैट हमें यूज करना है। और इस डैश डाइट में एक चीज ऐड होती है जो हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, लो सोडियम इंटेक। आपका जो सॉल्ट का जो इंटेक है, इट शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे। आप ये देखिए, ऐसी कोई सी चीज नहीं बनी जिसमें नमक नहीं है। आप आज दूध का पैकेट जाके घर पे देखिएगा, उसमें भी आपको लिखा होगा सोडियम कंटेंट, सोडियम उसमें भी मिलेगा। आप जो ब्रेड खाते हैं, हर चीज के अंदर सोडियम कंटेंट होता है। आप उसको कन्वर्ट करिए कि इतने मिलीग्राम सोडियम से कितना सॉल्ट होता है, NaCl उसमें कितना होता है, और आप
24 घंटे का करके देखिए तो आपका डेली इंटेक इट शुड नॉट बी मोर देन 5, पहले 6 था, अब जो है WHO ने इसको 5 कर दिया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जब आप अपने अपनी जगह पे जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, जो नेक्स्ट सुनामी जो आ रही है ना वो हाइपरटेंशन की आ रही है। अभी तक तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते थे इंडिया को, आगे आने वाला टर्म है हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट इंटेक। हमारा आज की डेट में एवरेज सॉल्ट इंटेक होता है 8 ग्राम, आप नाप लीजिएगा। मैंने प्रैक्टिकली खुद करके देखा है, मैं अपनी वाइफ दोनों हम घर में हैं, 10 ग्राम सॉल्ट पर डे हम यूज करेंगे। मैंने एक डब्बे में 30 दिन के हिसाब से 300 ग्राम भर के रख लिया, और उस पूरे महीने में मैंने कोई ब्रेड, चीज वीज, नमकीन वमकीन सब छोड़ दी। उस नमक से सिर्फ मैंने अपनी रोटी में और अपनी सब्जी में डाला, और मैंने देखा हम दोनों ने मिलके कि वो जो नमक 300 ग्राम था वो 20वें दिन ही खत्म हो गया। तो इट मीन्स जो हम इतना हेल्थ कॉन्शियस है, हम इतना जानते हैं, उनका सॉल्ट इंटेक भी 7 ग्राम 8 ग्राम है। तो कॉमन पब्लिक का तो क्या होता होगा? जो हिडन हम सॉल्ट खाते हैं ब्रेड में, पोल्ट्री में, अंडों में, मिल्क में, हर चीज में, बच्चे चिप्स, कुरकुरे, ये वो सब चीजें, नमकीन, इन सब में जी भर के सॉल्ट होता है, और ये हम अननोइंगली हम बच्चों को खिलाते हैं, देते हैं, और फिर 25, 18, 19, 20 साल की एज में वो हाइपरटेंशन करके लैंड अप करते हैं। यंग हाइपरटेंसिव, हमारी ओपीडी में ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 18 साल का, 20 साल का, 21 साल का, कोई सिम्टम्स नहीं, अचानक से ब्लड प्रेशर 210, 120, ब्रेन फट गया, पेशेंट पड़ा है, डॉक्टर साहब ठीक होने की कितनी उम्मीद है? क्या जवाब दें उसको? कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहा उसको हाइपरटेंशन का, इस तरह ओपीडी में लैंड अप करते हैं। तो ये आज मेरा टेक होम मैसेज है, आप जहां भी जाएं, जो सॉल्ट इनटेक है आप अपने खुद घर के अंदर भी करके देखिएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने बच्चों को खासकर, क्योंकि हमने तो जिंदगी जी ली, लेकिन हमारे बच्चों का भी जिंदगी जीनी बाकी है। तो ये जो सॉल्ट इनटेक है, ये आप चीज ध्यान रखिए, क्योंकि सॉल्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, सब लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं, सब डेयरी फूड्स के बारे में बात करता है, लेकिन सॉल्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। सो दिस इज ऑल अबाउट माई ओपिनियन। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an extensive session. Thank you so much. Any questions to sir? We quickly can take 1 or 2 questions.